Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन पढ़ा था। हम लोगों ने उस पर पढ़ा था कि किस तरह से 1905 में रशिया के अंदर एक अपराइजिंग होता है, एक स्पार्क होता है और जो सिस्टम है उसे चेंज करने की कोशिश होती है। अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी रशिया के सिस्टम में, रशियन एम्पायर के अंदर एक अपराइजिंग आ चुका होता है और इसी अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए रशियन एम्पायर जार निकोलस सेकेंड ने एक इलेक्टिव कंसोलेटिव पार्लियामेंट, जिसे वहाँ ड्यूमा कहा जाता था, वो इस्टेब्लिश्ड किया था। लेकिन अर्ली ड्यूमा के अंदर जो शुरू की ड्यूमा थी, हम लोगों ने देखा कि दो ड्यूमा को तुरंत डिज़ोल्व कर दिया गया था, क्योंकि जो जार के सपोर्टर्स थे या वैसे मेंबर्स उसके अंदर इलेक्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन थोड़े से नियमों को बदलाव कर जब 3 महीने के बाद एक न्यू ड्यूमा इलेक्ट होकर आई, जिसके अंदर कंजर्वेटिव लोग ज़्यादा थे जो किंग का सपोर्ट किया करते थे, तो वही पार्लियामेंट फिर आगे कैरी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे ये अपराइजिंग कम होता चला गया, धीरे धीरे लोग भूलते चले गए, वैसे वैसे दोबारा जार निकोलस सेकेंड एब्सोल्यूट होना शुरू किया। लेकिन जो डूमा इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो व्यवस्था 1914 ईस्वी तक बनी रही। लेकिन 1914 में आखिर पूरी दुनिया के अंदर एक नई चीज़ होती है जो कई तरह के बदलाव लेकर आती है, या बदलाव के चेंजेस के सिंबल लेकर आती है, और वो चीज़ होती है, वो इवेंट होती है 1914 का में जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। तो आज हम लोग इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे और उसका रिलेशन रशिया के साथ कैसा था और उसकी वजह से रशिया के अंदर किस तरह के अपराइजिंग आई या किस तरह की चीज़ें उभर कर सामने आई, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 1914 में पूरे दुनिया में एक वार छिड़ जाता है, जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये दुनिया के दो पावर, और मेनली अगर हम लोग देखें तो ये यूरोप के ही दो ग्रुप्स थे, दो पावर्स थे। एक को हम लोग सेंट्रल पावर कहते हैं और दूसरे को हम लोग एलाइड पावर कहते हैं। सेंट्रल पावर के अंदर जर्मनी रहता है, ऑस्ट्रिया रहता है और तुर्की एम्पायर रहता है, जिसको हम लोग ओटोमान एम्पायर के भी कहते हैं। और दूसरी तरफ रहते हैं एलियट पावर, मित्र राष्ट्र रहते हैं, जिसके अंदर जो मेन पावर्स होते हैं वो ब्रिटेन होते हैं, फ्रांस होते हैं, रशिया होते हैं, इटली होते हैं, रोमानिया होते हैं, और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि 1917 में इस एलियट ग्रुप में अमेरिका भी शामिल हो जाता है। इस तरह से देखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो दो ग्रुप के अंदर लड़ा जा रहा था। अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल वर्ल्ड इस वार के अंदर इन्वॉल्व थी। उसकी वजह ये थी कि ये जितने भी एम्पायर इस वार के अंदर इन्वॉल्व थे वो उनका ग्लोबल एम्पायर था, यानी सिर्फ कोई यूरोपियन कंट्री है तो उनका एम्पायर जो है यूरोप के अंदर नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। फॉर एग्जांपल आप ब्रिटेन को ले लें, आप देख रहे हैं यूरोप में भी उनका एम्पायर है, एशिया के अंदर भी है और अफ्रीका के अंदर भी है।
आप रशिया को ले लें, उनका एम्पायर भी फैला हुआ है यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर। जर्मनी को ले लें, फ्रांस को ले लें, उनका भी क्या कहते हैं यूरोप से लेकर एशिया तक एम्पायर फैला हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा कि उस वार के अंदर जो मेजर पावर थे, मेजर कंट्री थे, चाहे एलियट्स ग्रुप के हो चाहे सेंट्रल पावर के हो, उनके एम्पायर, उनके साम्राज्य ग्लोबल थे, जिसकी वजह से जब ये लोग आपस में भिड़े तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हो गई, इस वार के अंदर इन्वॉल्व हो गई, जिसे हम लोग वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि जब ब्रिटेन इस वार में पार्टिसिपेट किया तो उसके जितने एम्पायर थे, जहाँ जहाँ उनका कॉलोनीज था, वो ना चाहते हुए भी इस वार में इन्वॉल्व हो गया। आप कहेंगे कि ब्रिटेन का एक कॉलोनीज इंडिया भी था, तो इंडिया भी क्या वर्ल्ड वार में शामिल था? बिल्कुल शामिल था। डायरेक्टली इंडिया वर्ल्ड वार इंडिया के ज़मीन पर लड़ा नहीं गया था, लेकिन इंडिया से लाखों सैनिक, लाखों मिलिट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर फ्रंट पे, मोर्चे पे लड़ने गए थे। तो इसी तरह जिसकी जहाँ कॉलोनी थी वो कॉलोनी उनके तरफ से लड़ने गई थी। तो देखते देखते ये जो दो ग्रुप के बीच वार स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया में फैल गया और ये वर्ल्ड वार कहलाने लगा। जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग पीरियड में रशिया के जार को वहाँ के पीपल्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिला था, क्योंकि जो वहाँ के पीपल्स थे उनके अंदर एंटी जर्मन सेंटीमेंट, यानी जर्मनी विरोधी क्या कहते हैं भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो स्टार्टिंग में एंटी जर्मन सेंटीमेंट की वजह से जार को सपोर्ट करने लगे कि चलो ठीक है, जार लड़ रहा है, जर्मनी एम्पायर को हराएगा, हमारा एम्पायर और भी बड़ा होगा। उनके खैर जो भी ख्याल रहे हों, जो भी उनके माइंड में चलता रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने अपने जार को सपोर्ट किया। लेकिन ये सपोर्ट जैसे जैसे वार आगे बढ़ता चला गया, कैरी करता चला गया, लंबा खिंचता चला गया, ये सपोर्ट कम होने लगा। कम क्यों होने लगा? तो उसकी एक वजह ये थी कि जो जार थे, चाहे ड्यूमा जैसी भी रही हो, उनके ही सपोर्टर्स से भरी रही हो, लेकिन तो पीपल्स के माइंड में एक बात सेट थी कि ड्यूमा उनका रिप्रेजेंट करती है। तो जार ने इस ड्यूमा से कंसल्ट करना ही छोड़ दिया था, अपने मर्जी से जो चाहता था करता था। इस वजह से क्या कहते हैं जो लोग थे, जनरल पीपल्स थे, उनका सपोर्ट जार को मिलना बंद हो गया या कहें कि कम हो गया। इसके अलावा वहाँ जर्मन एंटी जर्मन सेंटीमेंट इतने ज़्यादा थे कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जिसके बारे में हम लोग कई बार पीछे पढ़ चुके हैं, ये एक जर्मन नेम था और जर्मनी का कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया था, तो इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन था। तो जर्मन नेम हो या जर्मन ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हो, उससे जो रशियंस लोग थे वो हेट करने लगे थे, उनसे नफ़रत करने लगे थे। इस वजह से शहर का नाम बदलकर, यानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वो जार निकोलस सेकेंड की वाइफ, जिनका नाम था ज़रीना अलेक्जेंड्रिया, उससे भी नफ़रत करते थे, क्योंकि ज़रीना अलेक्जेंड्रिया जो है वो जर्मन मूल की थी। जर्मन मूल की क्या थी कि जर्मन एम्पायर की प्रिंसेस थी, वहाँ की राजकुमारी थी। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इस बात को पढ़ा कि जो एरिस्टोक्रेट क्लास होते थे वो आपस में मिले हुए रहते थे, उनके बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, जिस वजह और उसकी वजह थी मटेरियल
क्या कहते हैं रिलेशंस, यानी उनके बीच शादी विवाह का जो संबंध होता है वो होता है। तो ठीक उसी तरह जो रशिया एम्पायर थे, जार थे निकोलस सेकेंड, उनकी शादी थी जर्मन प्रिंसेस जरीना अलेक्जेंड्रिया के साथ। तो लोग इनसे भी नफरत किया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जार निकोलस सेकेंड का तो जर्मनी सुसार है, तो वो कैसे उस एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ेगा। इस यही वजह है कि वो मन से लड़ नहीं रहा है और हमारी सेनाएं जो हैं इनके चक्कर में पिट रही हैं। इस वजह से उन्होंने जार अलेक्जेंड्रिया से भी नफरत करने लगी और क्या कहते हैं अपने किंग को भी सपोर्ट देना बंद कर दिया। इसके अलावा जरीना अलेक्जेंड्रिया का एक एडवाइज़र था मॉन्क रासपुतिन, उससे भी लोग चिढ़ा करते थे। उससे इसलिए चिढ़ा करते थे कि उनका निकोलस सेकेंड और जरीना अलेक्जेंड्रिया के ऊपर बहुत प्रभाव था और ये बैड कंसल्टेंट था, बैड एडवाइज़र था, वो सही मशवरा नहीं देता था। और इस राष्ट्रपति का क्या कहते हैं जो एक मॉन्क था उसका जरीना अलेक्जेंड्रिया के ऊपर काफ़ी प्रभाव था। अब कहेंगे कि प्रभाव क्यों था, तो उसके पीछे एक कहानी है। दरअसल एक बार जरीना अलेक्जेंड्रिया का बेटा बहुत बीमार पड़ गया, तो किसी ने बताया कि जो राष्ट्रपति है उनके पास डिवाइन पावर है, तो वो आपके बेटा को अच्छा कर देंगे। तो वो जरीना अलेक्जेंड्रिया उनके पास ले गए और रियल में जो है क्या कहते हैं मॉन्क राष्ट्रपुतिन के ट्रीटमेंट से उनका बेटा अच्छा हो गया। तो वो जरीना अलेक्जेंड्रिया इनके इन्फ्लुएंस में आ गए और जो है अब एक मॉन्क जो क्या कहते हैं कॉन्वेंट में रहता था, अब वहाँ से निकलकर पैट्रोनेज उनको मिल गया, रॉयल पैट्रोनेज मिल गया, राजकीय संरक्षण मिल गया और वो दरबार में चले आए और उसके बाद जो है जार निकोलस सेकेंड के वो एडवाइज़र बन गए। और इस तरह से देखते देखते जो है उनका दोनों के ऊपर और जो रशियन पॉलिसी डिसाइड होती थी उसके ऊपर राष्ट्रपुतिन का क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो इस वजह से भी वहाँ के लोग जार अलेक्जेंड्रिया और उसके एडवाइज़र राष्ट्रपुतिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के स्टार्टिंग में जहाँ जार निकोलस सेकेंड को सपोर्ट मिलता है अपने पीपल से, लेकिन डिफरेंट रीज़न की वजह से, जैसे कि कंसल्ट ना लेना ड्यूमा से, दूसरा जरीना अलेक्जेंड्रिया का जर्मन ओरिजिन होना और राष्ट्रपति का बैड एडवाइज़र होना, और जिसकी वजह से वहाँ की जो है ऑटोक्रेसी वो अनपॉपुलर हो गई थी। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं लोगों का इसके ऊपर से भरोसा उठ गया। इसके अलावा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहे थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो फ्रांस के मिलिट्री थे वो दो फ्रंट पर लड़ रहे थे, एक ईस्टर्न फ्रंट और दूसरा वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट जो है वो रशिया और ऑस्ट्रिया और जो क्या कहते हैं सेंट्रल पावर थे जर्मनी उस साइड से लड़ रहे थे, और जो वेस्टर्न फ्रंट था वो फ्रांस की तरफ से था। तो जो कैजुअलिटी है ज़्यादा ईस्टर्न फ्रंट पे होती थी, क्यों कि यहाँ पर तो सिर्फ रशियन फौजें हुआ करती थी और वेस्टर्न पर जो है इन रशियन फौजों को इन रशियन मिलिट्री को फ्रांस की भी मिलिट्री का सपोर्ट मिलता था। और दूसरी बात जो वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहे थे वो ट्रेंच में, ट्रेंच कहते हैं खाई, जिसके अंदर बैठकर फौज जो है निशाना लगाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो जो सामने से गोली आती है ऊपर से गुजर जाती है, जिससे जो है कैजुअलिटी कम होती है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि मिलिट्री कहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन जो ईस्टर्न फ्रंट था वहाँ इसलिए कैजुअलिटी हो रही थी कि फ्रंट फेस टू फेस जो है वो सामना करना पड़ रहा था रशियन सेना का। और यही वजह है कि रशियन मिलिट्री को ईस्टर्न मोर्चे पर, ईस्टर्न फ्रंट पे हार का भी सामना करना पड़ा। जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, खास करके 1914 से 1914 से लेकर 1916 के बीच इन लोगों को डिफीट का भी सामना करना पड़ा। और
इनकी मिलिट्री को बैक भी होना पड़ा। अगर देखा जाए तो टोटल 17 लाख यानी 7 मिलियन मिलिट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 तक जो है रशिया की मारी गई। अब कहेंगे कि 1917 तक क्यों? तो जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड किया 1918 में, तो 1970 तक हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि 1917 में जो रशिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक्सक्लूड हो गया था, अलग हो गया था, जिसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1917 तक आते आते 7 मिलियन मिलिट्री किलेड हो गई थी, मर गई थी। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अंदर भी इनको हार का सामना करना पड़ा। और जब हार का सामना करना पड़ा, याद रखिएगा रूस को हार का सामना करना पड़ा था, पूरे एलियट ग्रुप यानी मित्र राष्ट्र को हार का सामना नहीं करना पड़ा था, सिर्फ रूस को हार का सामना करना पड़ा था। तो रूस की सेना जो है एक स्ट्रेटेजी अपनाई, वो स्ट्रेटेजी ये अपनाई कि वो धीरे धीरे मोर्चे से हटते हुए रूस के अंदर ही भागने लगी। और जैसे जैसे वो रूस के अंदर भागती, वो साथ में जो जितने मकान होते, खाने पीने की चीज़ें होती यानी फील्ड होते, उन सारे को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे हटती हुई चली आ रही थी। और वहाँ से जो भी लोग थे उनको भी पीछे हटाते हुए आ रहे थे। अब कहेंगे कि रशियन सेना ऐसे क्यों कर रही थी कि अपने ही इलाके के यानी रशिया के ही क्या कहते हैं फील्ड में आग लगा रही थी, मकानों को डिस्ट्रॉय कर रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी? तो उसके पीछे रीज़न ये था कि वो अंदर जैसे ही आ रही थी तो और सामने से जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जो मिलिट्री आ रही थी, तो जैसे जैसे वो अंदर घुसे तो उसको रहने के लिए मकान न मिले, खाने के लिए भोजन नहीं मिले, और वो जो है खुद जो है सफ़र हो जाए, इसलिए सारे चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे आ रही थी। और मोर्चे से हटते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद आ गया, उससे भी अंदर चली आई थी। और आगे से ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना आ रही थी और पूरे डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसे कुछ मिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन इस प्रोसेस में अप्रॉक्स 3 मिलियन यानी 30 लाख जो वहाँ के लोग थे उनको रिफ्यूजी बन जाना पड़ा। उनको क्या कहते हैं माइग्रेंट हो जाना पड़ा, अपने ही इलाके से और दूसरे इलाके में जाकर रहना पड़ा। और 1917 तक आते आते रशिया के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वार आगे बढ़े, और इवन के वहाँ की मिलिट्री भी नहीं चाहती थी कि वार आगे और बढ़े, यानी युद्ध और लंबा खींचे। लेकिन जब ये युद्ध चल रहा था तो इसका इम्पैक्ट वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी पड़ा। हम शुरू में भी पढ़े कि एक तो रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थे, 85% लोग तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, इंडस्ट्रीज़ तो वहाँ बहुत कम थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। उसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि रॉ मटेरियल की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रहे थे। दूसरे जो बाहर से इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे थे उसकी भी शॉर्टेज होती जा रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो यूरोप से बाल्टिक समुद्र से जो शिप के ज़रिए सामान आता था रशिया के अंदर, तो बीच में जर्मनी का एरिया पड़ता था और जर्मनी ने उसको ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने की वजह से बाल्टिक सी के ज़रिए अब वहाँ इंडस्ट्रियल गुड्स भी जो रशिया के अंदर नहीं पहुँच पा रहा था, और नहीं पहुँच पाने की वजह से अब इंडस्ट्रियल गुड्स के एक तो वहाँ प्रोडक्शंस भी कम हो रहे थे, शुरू से वो भी बंद हो गए थे, और बाहर से भी गुड्स नहीं आ रहे थे, इसलिए वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जो एबल्ड पर्सन थे, एबल्ड पर्सन मतलब मजबूत लोग, योग्य लोग, उनको जो है पकड़ पकड़ कर मिलिट्री में रिक्रूट किया जा रहा था, उन्हें पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया जा रहा था। और जब भर्ती किया जा रहा था
तो उसका सीधा असर पड़ा कि दूसरे फील्ड में मज़दूरों की कमी पड़ गई। जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ चल रहे थे, वर्कशॉप चल रहे थे, फील्ड खेती में काम करने के लिए आदमी चाहिए, इन सारे जगहों पर मज़दूरों की कमी पड़ गई थी। इससे भी प्रोडक्शंस जो है वहाँ इफ़ेक्टेड होने लगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे वर्कशॉप थे वो भी लगभग शट डाउन हो गए थे, वो भी लगभग बंद हो गए थे। यहाँ तक कि जो मिलिट्री क्या कहते हैं मोर्चे पर फ्रंट पे लड़ रही थी, उनके खाने पानी के लिए भी जो फूड की सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए भी, हालांकि रशिया फूड ग्रेन के मामले में तो सेल्फ डिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर था, लेकिन क्या कहते हैं युद्ध पर जो सेना लड़ रहे थे उनके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें भेजी जा रही थी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की अंदर ही कमी होने लगी। शहरों के अंदर रोटी आटा की कमी होने लगी और यही वजह है कि 1916 तक आते आते जो ब्रेड्स की शॉप्स होती थी उस पर दंगा होना आम बात हो गया था, या वहाँ इतनी कमी हो गई थी कि रोटी लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए भी दंगे हो जाया करते थे। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया के अंदर कंडीशंस उभर कर सामने आए, जो सरकमस्टांस, जो परिस्थितियाँ उभर के सामने आई, उसने भी एक फर्टाइल ग्राउंड क्या कहते हैं अवेलेबल कराया रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस करने के लिए। उसने भी एक मेजर पार्ट, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि रशिया के अंदर क्या कहते हैं रेवोल्यूशंस हो और जो जारशाही है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह इस फर्टाइल फील्ड का यूज़ करके फरवरी 1917 में वहाँ रेवोल्यूशंस होते हैं और जिसकी वजह से रशिया के अंदर जारशाही, रशिया के अंदर राजशाही, रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी ख़त्म हो जाती है और एक नई क्या कहते हैं गवर्नमेंट वहाँ बनती है। थैंक यू।